स्वागत है आप सभी का PYQ एकेडमी में। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है अच्छे होंगे और आपने चैनल को लाइक किया और सब्सक्राइब किया होगा। अगर नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल पर जाए और चैनल को लाइक किया और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके रखें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आए तो आप तक पहुँच पाए। फ्रेंड्स, आज की जो हमारी वीडियो है ये है BPSC TRE 4.0 के बारे में। आज हम BPSC TRE 4.0 से रिलेटेड बातें करेंगे और जो हमारा टॉपिक है वो है इंग्लिश की क्या स्ट्रेटेजी होगी, किस प्रकार से हम इंग्लिश को पढ़ें ताकि हमारा जो TRE 4 है वो क्लियर हो पाए। और यहाँ पे मैंने लिखा है सक्सेस स्टोरी। एक सक्सेस स्टोरी भी मैं आप सभी के साथ शेयर करूँगी। और आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है जो मैं शेयर करना चाहती हूँ वो ये है कि फ्रेंड्स, मैंने TCT का एग्ज़ाम दिया हुआ था TRE 3.0 का, और मेरा पेपर जो था वो था इंग्लिश से। और TCT जो है फ्रेंड्स, मेरा पेपर जो है वो क्लियर हो चुका है। कट ऑफ में मेरा नाम आया हुआ है और मेरा जो रैंक है वो बहुत ही अच्छा रैंक आया हुआ है। तो मैं आप सभी के साथ अपनी स्ट्रेटेजी शेयर करना चाहूँगी कि मैंने किस प्रकार से पढ़ाई किया था इंग्लिश का और क्या क्या मैंने फॉलो किया, किस प्रकार से मैंने कट ऑफ क्लियर किया है। अगर इंग्लिश का पेपर देखा होगा तो पेपर कहीं से भी ईजी नहीं था। हम नहीं कह सकते हैं कि पेपर ईजी आया हुआ था। और पेपर ईजी ना आते हुए आप किस प्रकार से तैयारी करते हैं कि आप एग्ज़ाम में अच्छा कर पाते हैं और अच्छा रैंक ला पाते हैं। तो इस सभी से रिलेटेड आज की वीडियो है। उम्मीद है जितने भी BPSC एस्पिरेंट हैं उन सभी को आज की वीडियो अच्छी लगेगी और जो एक छोटी सी सक्सेस स्टोरी है ये भी आप सभी को पसंद आएगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को इन तक जरूर देखें। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, मैंने एक कोट से वीडियो को स्टार्ट किया है। कोट ये है कि एवरी फेलियर इज़ अ स्टेप टू सक्सेस। एवरी फेलियर इज़ अ स्टेप टू सक्सेस। ये जो कहा गया है ये विलियम विल के द्वारा कहा गया है। और ये जो है इसका अर्थ है कि प्रत्येक असफलता जो है ये सफलता की सीढ़ी है। यानी कि आप जब भी असफल होते हैं तो असफलता से आप निराश ना होए, क्योंकि आपकी असफलता जो है वो आपकी सफलता का एक सीढ़ी है, जो कि असफल होते होते आप जो है एक सक्सेस की लाइन बनती है, जो कि आप सक्सेस करते हैं तो असफलता के बाद मिलने वाली सफलता बहुत ही शानदार होती है और बहुत ही खूबसूरत होता है। जब आपको मिलेगा तब आपको फील होगा कि वो कितनी ही खूबसूरत है। तो आप असफल होने से ना डरे, क्योंकि सफलता ही सफलता की सीढ़ी है। तो असफल होने से ना डरे, असफल होइए और फिर कोशिश कीजिए, असफलता को एक्सेप्ट कीजिए, फेलियर को एक्सेप्ट कीजिए और सक्सेस होने के लिए अगेन एंड अगेन ट्राई करते रहिए। आप सफल एक ना एक दिन ज़रूर होंगे। और ये जो कोट है ये बहुत ही बड़ा लेसन देता है कि हमें निराश नहीं होने चाहिए। असफलता से हमें कोशिश करते रहना चाहिए। एक ना एक दिन सफलता हमें ज़रूर मिलती है और जब मिलती है वो बहुत ही शानदार होता है और बहुत ही खूबसूरत होता है। हर कोई अपनी लाइफ में असफल होता है और असफलता ही सफलता की कुंजी होती है। तो इसलिए असफल होने से न डरे। फ्रेंड्स, मैं आप सभी के साथ अपनी स्ट्रेटेजी शेयर करना चाहती हूँ कि किस प्रकार से मैंने अपनी तैयारी किया हुआ था और मैं सक्सेस हो पाई। तो मेरे कुछ बुक्स थे जो कि ग्रेजुएशन के कुछ बुक्स थे और इन्हीं को मैंने फॉलो किया हुआ था। इसके अलावा मैंने कोई भी एक्स्ट्रा बुक नहीं लिया है। मार्केट से बहुत सारे बुक आए हुए हैं मार्केट में, लेकिन मैंने कुछ भी फॉलो नहीं किया हुआ था TGT के लिए और यहीं से इन्हीं बुकों से मैं सफल भी हो पाई। तो ये कुछ बुक्स थे जो मेरे ग्रेजुएशन के हैं। ये एक है ग्रोथ एंड स्ट्रक्चर ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज। ये बुक मैंने पढ़ा हुआ था और ये कुछ इसमें ये सारे चैप्टर दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं। इसमें ओल्ड इंग्लिश, ये सारे बिगनिंग है इंग्लिश, एसेंट इंग्लिश के बारे में आप इस बुक से पढ़ सकते हैं। एसेंट इंग्लिश के बारे में इसमें बहुत ही अच्छे से दिया हुआ है और जो बिगनर है, बिगनिंग से पढ़ना चाहते हैं तो वो ये बुक भी फॉलो कर सकते हैं। और ये बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट ये बुक है। इस बुक का नाम है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, जो कि लिखा गया है WH हडसन के द्वारा। तो ये बुक जो है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के बारे में दिया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कंटेंट्स में दिया हुआ है कि इसमें क्या क्या है। और ये जो इस बुक की एक खासियत जो है कि आपको इसमें एसेंट, मिडाइवल और मॉडर्न, ये तीनों इंग्लिश आपको इसी बुक में देखने को मिल जाएगी। और इसी में आप तीनों बुक के लिए आपको कहीं अलग से प्रिपेयर नहीं करना पड़ेगा। तीनों इंग्लिश के लिए यहीं से आप एसेंट इंग्लिश, मिडाइवल इंग्लिश और मॉडर्न इंग्लिश आप यहीं से पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे कंटेंट्स में आप स्टार्टिंग से देख सकते हैं। फर्स्ट में दे रखा है इंट्रोडक्शन और उसके बाद इंग्लिश लिटरेचर बिफोर चौसर। चौसर के पहले इंग्लिश लिटरेचर कैसा था, यानी कि एसेंट में प्राचीन जो इंग्लिश था वो अंग्रेजी, उसकी शुरुआत कैसे हुई, किस प्रकार से हुई। और फिर चौसर के बारे में भी इसमें दिया हुआ है, एज ऑफ चौसर, जो कि 1340 से 1400 था। फिर दिया हुआ है फ्रॉम चौसर टू टोटल्स मिसेलनी। आप देख सकते हैं कि एक एक करके इसमें बहुत सारे पॉइंट दिए हुए हैं और इन्हीं सभी से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट जो है ये डेवलपमेंट ऑफ द ड्रामा के बारे में दिया हुआ है 1561। और फिर एज ऑफ शेक्सपियर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एज ऑफ शेक्सपियर, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, इसको तो आप जरूर पढ़ें। एज ऑफ शेक्सपियर और फिर एज ऑफ शेक्सपियर यहाँ पे वर्स के बारे में दिया हुआ है। फिर एज ऑफ शेक्सपियर यहाँ पे ड्रामा, प्रोज, सब कुछ इस बुक में आपको मिल जाएगा। मैंने कहा ना, इसमें एसेंट, मिडाइवल, मॉडर्न, ये तीनों इंग्लिश आप इसी बुक से कंप्लीट कर सकते हैं। और मिल्टन के बारे में दिया हुआ है, एज ऑफ ड्राइडेन है, पोप है, जॉनसन के बारे में दिया हुआ है, जितने भी ड्रामा, वर्स, ये सभी दिए हुए हैं। नोबेल के बारे में भी, एज ऑफ जॉनसन के बारे में आप यहाँ पे ये सभी पढ़ सकते हैं। एज ऑफ वर्ड्सवर्थ, ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वर्ड्सवर्थ से भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, जॉनसन से भी आते हैं और शेक्सपियर तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट दिया हुआ है द एज ऑफ टेनिसन, जो कि 1832 से 1887 तक का दिया हुआ है।
नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि दिया हुआ है एज ऑफ टेनिसन जनरल प्रोज के बारे में, और फिर नोबेल भी इन्हीं का दिया हुआ है, और द एज ऑफ हार्डी दिया हुआ है। इन सभी से रिलेटेड इस बुक में दिया हुआ है। मुझे ये बुक बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल लगा, और इस बुक के चैप्टर के एंड में जो है पूरा यहाँ पे दिया हुआ है पीरियड ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की पीरियड, जो यहाँ पे प्री चौसरियन पीरियड जो है 500 से 1340 था, और जो इसका हिस्टोरिकल पीरियड था एंग्लो सेक्शन एंड एंग्लो नॉर्मन पीरियड, ये सभी यहाँ पे दिया हुआ है। आप देख सकते हैं ये सभी मैंने इसी बुक से कवर किया हुआ था, और ये तीनों जो इंग्लिश है मेरे यहाँ से बहुत ही अच्छे से क्लियर हो चुके थे, और जो भी इंपॉर्टेंट मुझे यहाँ पे लगा था मैंने अंडरलाइन किया हुआ था। आप यहाँ देख सकते हैं सब कुछ मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, और इस बुक को मैंने कम से कम 2 या 3 बार मैंने अच्छे से पढ़ा हुआ था, और इससे बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में देखने को भी मिले। डेवलपमेंट ऑफ द ड्रामा, ये सारे टॉपिक यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, और जो भी इंपॉर्टेंट है मैंने अंडरलाइन किया हुआ है। आप अंडरलाइन बुक पढ़े तो अंडरलाइन करके जरूर रखें, क्योंकि जब भी एग्जाम आता है आप लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ पाएंगे, तो जो आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो अंडरलाइन किए हुए रहते हैं, तो आप एग्जाम के टाइम एक बार उसे देख पाते हैं। तो आप अंडरलाइन करके रखें सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इसमें भी हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, इसमें भी समरी टाइप का इसमें दिया हुआ है, जो कि के.आर. चटर्जी का बुक है, और इसमें बहुत ही ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट मुझे लगा, और ये भी लिटरेचर का ही मेरा बुक है। आप देख सकते हैं हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये भी है। इस बुक को भी मैंने फॉलो किया हुआ था, और इसमें भी एशियन मिडाइवल और मॉडर्न तीनों इंग्लिश आप देख सकते हैं। इसमें क्या है कि इसमें कुछ इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स होते हैं वही सारे पॉइंट्स इस बुक में दिए हुए हैं, और ये सारे जो है आप बुक पढ़िएगा, या बुक की समरी एक प्रकार से आप इसे कह सकते हैं कि इसमें समरी टाइप का ये बुक है, और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो सभी इसमें कवर है। आप सारे टॉपिक्स यहाँ पे देख सकते हैं। मिडिल इंग्लिश पीरियड जो है यहाँ पे इससे स्टार्ट होता है बुक में, और 1066 से 1500 से जॉफरी चौसर एंड कैंटरबरी टेल्स के बारे में दिया हुआ है। फिर इंग्लिश रिनाइसेंस के बारे में है, एलिजाबेथन एज जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर जैकोबियन एज से रिलेटेड है, सारे टॉपिक आप देख सकते हैं। फिर न्यू क्लासिकल पीरियड है, रेस्टोरेशन है, ये सभी टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट बात करें तो रोमांटिक पीरियड भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसके जो भी राइटर्स हैं वो भी इंपॉर्टेंट है, इससे भी बहुत ज़्यादा एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। गोएथिक नोबेल इससे भी आते हैं। फिर विक्टोरियन पीरियड, ये सारे जो पीरियड है ये सभी इंपॉर्टेंट है, और आप देख सकते हैं कि इसमें एक एक पीरियड इन सभी पीरियड के बहुत ही अच्छे से यहाँ पे समरी के टाइप से इस बुक में दिया हुआ है, और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक है। मुझे तो लगा ये सारे बुक जो है ये मेरे ग्रेजुएशन के हैं। यहाँ पे कुछ मेजर ऑथर्स एंड देयर वर्क्स, ऑथर्स और उनके वर्क्स यहाँ पे दिए हुए हैं। आप देख सकते हैं एडमंड स्पेंसर एंड हिज मास्टरपीस, फिर फेरी क्वीन, क्रिस्टोफर मार्ली, इन सभी से रिलेटेड यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे कुछ मेजर ऑथर और उनके वर्क दिए हुए हैं। इन सभी से मेजर ऑथर्स और देयर वर्क, उनके वर्क्स के बारे में दिया हुआ है, और इन सभी से जितने भी इनसे इंपॉर्टेंट वर्क है, इनके बर्थ डेट सब कुछ के बारे में दिया हुआ है। मैं आपको दिखाती भी हूँ। ये इसमें भी जो भी मुझे इंपॉर्टेंट लगा मैंने इसे अंडरलाइन किया हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर एग्जामिनेशन जॉफरी चौसर एंड द कैंटरबरी टेल्स के बारे में दिया हुआ है, और जो भी इंपॉर्टेंट मुझे लगा उसे मैंने अंडरलाइन किया हुआ है। चौसर हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एज द फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो भी इंपॉर्टेंट लगा उसे अंडरलाइन किया हुआ है। ये सारे पॉइंट्स हैं, और बीच बीच में कुछ छोटे से राइटर्स भी होते हैं जो कि बहुत जगह नहीं दिए रहते हैं, तो यहाँ पे छोटे छोटे राइटर्स के भी दिए हुए हैं। जैसे ये हो गया फिलिप सिडनी, इनके बारे में बहुत कम ही देखने को बहुत सारी बुक में मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है बहुत ही कम ही दिया हुआ है इनके बारे में, लेकिन जो भी दिया हुआ है इंपॉर्टेंट वर्क्स ही इनके दिए हुए हैं। ये सारे पॉइंट्स जो है ये सभी इंपॉर्टेंट है, और ये सभी जो इंपॉर्टेंट मुझे लगा अंडरलाइन करके मैंने रखा है। सैमुअल डैनियल के बारे में दिया हुआ है, इससे भी क्वेश्चन आता है। तो बहुत बीच बीच के भी कुछ राइटर्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, और इनके बारे में थोड़ा थोड़ा करके दिया हुआ है, लेकिन उनके इंपॉर्टेंट वर्क ही दिए हुए हैं। थॉमस कीट के बारे में दिया हुआ है, थॉमस अस्टर्न इलिटन, टी.एस. इलियट के बारे में दिया हुआ है, और इनसे भी रिलेटेड जो भी है वो इंपॉर्टेंट मुझे लगा है, वो सभी मैंने यहाँ पे आप देख सकते हैं पेन से मैंने मार्क करके रखा हुआ है, सब मैंने हाईलाइट किया हुआ है। तो ये जो बुक है ये 2 बुक ही मैंने कवर किया हुआ था हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर को कवर करने के लिए, ये और ये भी कभी काल मैं पढ़ लेती थी, लेकिन इस पर मैं उतना ध्यान नहीं देती थी। अधिकतर मैंने ये बुक फॉलो किया था, और इन दोनों से मेरा एशियंट मिडाइवल और मॉडर्न अच्छी तरह से कंप्लीट हो गया था। अब हम बात करेंगे इंडियन लिटरेचर के बारे में कि वो किस प्रकार से मैंने कवर किया हुआ था। तो इंडियन लिटरेचर से मैंने नोट्स बनाए हुए थे इंडियन लिटरेचर के, और नोट्स से ही मैंने सब कुछ कंप्लीट किया हुआ था। कुछ ज़्यादा मैंने इंडियन लिटरेचर से मैंने नहीं पढ़ा हुआ था। ये नोट्स हैं, जो भी मैं जब भी वीडियोस देखती थी या बुक पढ़ती थी कुछ मुझे इंपॉर्टेंट लगता था तो मैं उसे नोट कर लेती थी। तो ये जो है ये आप देख सकते हैं, ये नोट जो है आर के नारायण का है। आर के नारायण के बारे में मैं जो भी यूट्यूब से देखती थी वीडियो और जो मुझे इंपॉर्टेंट लगता था मैं उसे नोट कर लेती थी। तो ये आर के नारायण से जो भी इंपॉर्टेंट मुझे लगा था, उनके वर्क या उनके जो पोएम्स थे उनमें क्या क्या इंपॉर्टेंट था, उनका डेट बर्थ कहाँ से वो थे, वो सभी मैंने यहाँ पे नोट किया हुआ है। टीआरई 2.0 की अगर आपने क्वेश्चन पेपर देखा होगा तो उसमें मालगुडी डेज पूछा गया था कि किसका लिखा हुआ है, तो आर के नारायण का लिखा हुआ था। और तो इस प्रकार से ये सभी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। द कैंटरबरी टेल्स से रिलेटेड भी मैंने लिखा नोट्स बनाया हुआ है। यहाँ पे मैकबेथ से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पे जो है इंडियन राइटर के कुछ इंपॉर्टेंट नाम मैंने लिखा हुआ था, इनको मैंने फॉलो किया हुआ था, इनके बारे में मैंने अच्छे से डिटेल में मैंने पढ़ाई किया हुआ था। राइटिंग थोड़ी अच्छी नहीं है क्योंकि मैंने कभी नहीं सोचा था कि वीडियो में बनाऊंगी इस पर, और फिर मैंने सोचा क्यों ना आप सभी के साथ शेयर करूँ। तो आप देख सकते हैं सैमुअल रुश्दी के बारे में है, सलमान रुश्दी से रिलेटेड है। फिर यहाँ पे अनीता देसाई, इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है। वी.एस. नाइपाल से रिलेटेड है।
यहाँ पे आप देख सकते हैं इंडियन राइटर्स, इनके जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं मैंने सब कुछ नोट किया हुआ है, क्योंकि एग्जाम के टाइम में आप डिटेल में नहीं पढ़ पाते हैं, कितना भी आप कोशिश कीजिएगा आप नहीं पढ़ पाइएगा। तो उसके लिए आपको नोट्स बनाना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि एग्जाम के टाइम में नोट्स ही काम आते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको देखने हैं तो आपने अपने नोट्स को ओपन किया और पढ़ लिया। बुक आप नहीं पढ़ पाइएगा, बुक में आप ढूंढते जाइएगा। तो इसलिए जो भी आपको इंपॉर्टेंट लगे आप नोट्स जरूर बनाएं, या बुक में कुछ इंपॉर्टेंट लग रहा है तो आप इसे हाईलाइट करके रख लें। तो यहाँ रवीन्द्रनाथ टैगोर से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे हुए हैं, और यहाँ राजा राव से रिलेटेड ये है। फिर आर के नारायण, यहाँ पे आर के नारायण के बारे में लिखा हुआ है, फुल नेम उनका है। और फिर फिक्शन साउथ इंडियन टाउन मालगुडी सब उनके बारे में है। स्वामी एंड फ्रेंड्स उनकी सबसे इंपॉर्टेंट ये जो है ये उनका वर्क है। फिर बैचलर ऑफ आर्ट्स है, द इंग्लिश लिटरेचर, ये सभी उनके बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क्स है। और ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछता है कब उनको क्या क्या अवार्ड्स दिए गए। तो अवार्ड्स के बारे में भी आप जरूर पढ़ें कि उनको कब कब कौन से अवार्ड्स मिले हैं इनकी सारे राइटर्स को। मुल्कराज आनंद के बारे में ये है, इनको पद्म भूषण मिला हुआ था। 1967 में साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला हुआ था 1968 में। और मुल्कराज आनंद का जो इंपॉर्टेंट वर्क है वो है अनटचेबिलिटी, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और 1935 में लिखी गई थी। तो यहाँ नोट्स बना के ही मैंने इंडियन लिटरेचर को कंप्लीट किया हुआ था। कमला दास, इसमें से भी क्वेश्चन आते हैं। और तो इस प्रकार से मेरा ये नोट्स का कॉपी है इंडियन लिटरेचर का, जो कि जितनी इंपॉर्टेंट जो भी मुझे लगा था यहीं से मैंने कवर किया था। ये भी कुछ मेरे नोट्स हैं जो कि एशियन मिडाइवल और मॉडर्न हिस्ट्री, मॉडर्न इंग्लिश लिटरेचर के मैंने कुछ नोट्स बनाए हुए थे। ये सारे वो नोट्स हैं, ये सभी भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैंने इनसे भी नोट्स बनाए हुए थे, ऐसा नहीं है कि इनसे नोट्स मैंने नहीं बनाए हुए थे, इनसे भी नोट्स बनाए हुए थे। और नोट्स ही बहुत ज़्यादा मुझे हेल्प किए हुए थे, तो आप नोट्स भी जरूर बनाएं। अमेरिकन लिटरेचर की बात करें तो अमेरिकन लिटरेचर की भी मैंने तैयारी उसकी नोट्स बनाई हुई थी और इससे किया था। तो यहाँ पे मार्क ट्वेन आप देख सकते हैं, इनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स मैंने बनाया हुआ था। और ये सभी जो नोट्स है ये सभी बहुत ही हेल्पफुल रहे थे, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। तो सारे मैंने अमेरिकन लिटरेचर के लिए भी नोट्स ही बनाया हुआ था। यहाँ पे आप देख सकते हैं विलियम फकनर, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अमेरिकन इंग्लिश लिटरेचर के राइटर हैं। इनके भी मैंने कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स बनाए थे, उनके डेथ, बॉर्न, डेथ और कहाँ से बिलोंग करते हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट इनकी बुक्स है, ये सभी कुछ मैंने लिखा हुआ था। तो ये सारे जो है ये सभी अमेरिकन लिटरेचर के नोट्स हैं। राइटिंग कुछ अच्छी नहीं है पर मैंने जल्दबाजी में बनाया हुआ था और ये सभी बहुत ही हेल्प की। अब ग्रामर की बातें करेंगे तो ग्रामर के लिए मैंने लूसेंट पढ़ा हुआ था। लूसेंट का जो इंग्लिश ग्रामर का बुक आता है मैंने यही लिया था और इसी से मैंने अपना ग्रामर कंप्लीट किया हुआ था। इसमें आपको सारे टॉपिक देखने को मिल जाते हैं, लेकिन सारे टॉपिक यहाँ पे आपको नहीं पढ़ने हैं, जो इंपॉर्टेंट हो वहीं पढ़िए। तो सिंटेक्स ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको मिस नहीं करना है, सिंटेक्स आपको करना है। और ईरर के लिए आपको जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं उनको तो कवर करना ही है। टेंस, टाइम एंड टेंस से क्वेश्चन आया था। नरेशन, वॉइस, ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इन सारे कुछ सिलेक्टेड टॉपिक हैं जो कि इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के लिए। प्रीपोजिशन से भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और कंजक्शन, नॉन फाइनाइट से भी क्वेश्चन आया हुआ था। इस बार भी आया हुआ था TRE 3.0 में। और कॉमन ईरर तो आपको करना ही है, इसके लिए आपको सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच करने हैं। और फिर सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस ये भी था, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, ये सारे मैंने कंप्लीट किया हुआ था। फ्रेजल वर्ब ये सभी मैंने पढ़ा हुआ था। लेकिन TRE 3.0 में जिस प्रकार के ग्रामर आए हुए थे वो ग्रामर कवर करने के लिए आपका जो ये लूसेंट का बुक है ये काफ़ी नहीं है, आपको एडवांस इंग्लिश ग्रामर पढ़ना पड़ेगा। तो आप एडवांस इंग्लिश ग्रामर जरूर पढ़े, सिर्फ लूसेंट ही ना पढ़े। अगर आप बिगनर है तो लूसेंट जरूर ले, बिगनर के लिए लूसेंट बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है, आपको समझने में हेल्प करेगा। तो आप लूसेंट से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करें जो बिगनर है, लेकिन एडवांस लेवल तक आप जरूर जाएँ, एडवांस भी पढ़े, एडवांस की प्रैक्टिस करें। और एट द एंड जो मैंने अपना वोकैब किया था वो ब्लैक बुक ऑफ इंग्लिश वोकैबलरी से मैंने अपने जो भी वोकैबलरी थे ये कंप्लीट किया था। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो, आइडम एंड फ्रेजेस हो, ये सारे जो थे ये वहाँ यहीं से मैंने कंप्लीट किया हुआ था। तो इस प्रकार से मेरी सारी स्ट्रेटजी थी, मैंने ये सारी बुक कवर किया हुआ था। और यही सब पढ़ने से मेरा जो है TRE 3.0 है वो है क्लियर हुआ। TGT पेपर मेरा बहुत ही अच्छे से क्लियर हुआ और बहुत ही अच्छा रैंक आया हुआ है। तो फ्रेंड्स अगर आप ये सभी पढ़ेंगे तो ज़रूर आपका भी पेपर क्लियर होगा। और इन सभी के अलावा मैंने टेस्ट दिया था, मॉक टेस्ट मैं हमेशा देती थी और मॉक टेस्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मॉक टेस्ट के साथ साथ मैं जो 10 ईयर्स के जो TGT यानी अदर स्टेट के TGT के जो भी 10 ईयर्स के पेपर थे वो मैं रेगुलर देती थी। और वो मॉक देने से ज़्यादा मैं PYQ जो क्वेश्चन था 10 ईयर का वो करती थी। और वो करने के साथ साथ जो था मैं उसके एक्सप्लेनेशन को बहुत ही बार पढ़ती थी, एक्सप्लेनेशन। और वो जो 10 ईयर्स का बुक है PYQ वो मैंने सॉल्व किया था, उससे बहुत ही मुझे हेल्प मिला। और जो ये पेपर इस बार TRE 3.0 में जो पेपर का लेवल था वहीं PYQ करने के कारण मेरा कट ऑफ जो है कट ऑफ क्लियर हो पाया है और अच्छा रैंक आया हुआ है। तो मैं आप सभी को सजेस्ट करूंगी कि आप 10 ईयर जो है वो TGT के कोई भी स्टेट के पेपर उठाइए और कीजिए और उसको बार बार कीजिए और उसके एक्सप्लेनेशन को जरूर पढ़िए। एक्सप्लेनेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लेनेशन में आपको कई तरह की चीज़ें पढ़ने को मिलती है और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, बार बार पढ़ने से आपको चीज़ें याद हो जाती है। और मॉक जरूर दीजिए, मॉक रेगुलर लगाइए, मॉक देने से भी बहुत ही हेल्प मिलता है। तो इस प्रकार से कुछ मेरी स्ट्रेटजी थी जिसको मैंने फॉलो किया और पेपर मेरा क्लियर हुआ। तो उम्मीद है आप सभी भी ऐसे फॉलो करेंगे तो आप भी इंग्लिश TRE 4.0 जो है अच्छे से इंग्लिश की तैयारी कर पाएंगे और एग्जाम क्लियर कर पाएंगे। तो आई होप आप सभी को आज की वीडियो अच्छी लगी हो, और आप सभी को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक से और सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना कमेंट जरूर दीजिएगा कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।